जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट लगाएंगे, सेट नंबर 35 आरआरबी एनटीपीसी। जी हाँ, जो कि 19/6/2025 शिफ्ट नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन यहां कह रहा है दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है आंसर, और ऑप्शंस देख रहे हैं, यानी सावधानी हटी, तुरंत, खीर पुड़ी बटी, ऐसे ऑप्शंस दिए गए। चलिए, 3 डिस्काउंट है तो हम 2-2 डिस्काउंट करके सॉल्व कर लेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाकर, और उसमें भी हल्का सा दिमाग लगा रहे हैं कि पहले हम इन दोनों को ले रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी हो। तो पहला 17% डिस्काउंट यानी -17, फिर 17% डिस्काउंट यानी -17, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 17 का स्क्वायर 289 डिवाइड बाय यानी 2.89 ऐसे आ गया। 34 से 3 उधार ले लिया तो ये 31 बचा, और 3 में से 2.89 गया तो ये 11 आ गया। यानी इन दो से हमें ये डिस्काउंट प्राप्त हुआ। अब स्टार्टिंग का मेरे भाई 8 ले लो तो ये भी डिस्काउंट का पार्ट है। ऐसे माइनस माइनस प्लस, पहले 8 का गुणा कर दो, 8 8 8 8 त्रिका 24। यहां दशमलव से के बाद 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, और फिर 100 से भाग दोगे तो दशमलव के बाद 4 डिजिट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां जोड़ लेते हैं, तो ये 39.11 हो गया, और बड़े ईमानदारी से मैंने लिखा 2.4888 ऐसे। घटा लीजिए, 100 में से 18 गया, 12 आया, 10 में से 8 गया, 2 आया, और 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया, 6 आया, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, 6 आया, और 3 ऐसे ही आ जाएगा। यानी इतना आया। ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है, कह रहा अंकित मूल का प्रभावी मूल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी अब जो ये आ गया है, इसको 100 में से आपको लेस करना है। हां, वो बात अलग है कि अब हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। क्या, अगर 100 में से 36 जाता है तो 64 आता है, लेकिन 36 से अधिक जा रहा है यानी 64 से कम आएगा। 64 से कम एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसा हम दिमाग लगा सकते हैं, इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अदरवाइज ऐसे 0 लगा लो। 10 में से 2 गया, 8 आया, 9 में से 1 गया, 8 आया, और मेरे दोस्त फिर क्या हो गया, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, 7 आया, और यहां आ गए तो 9 में से 6 गया, 3 आया, 9 में से 6 गया, 3 आया, और 9 में से 3 गया, 6 आया, फिर ऐसे आया, और ये ऑप्शंस दिख गया। बाकी हल्का बहुत इधर उधर हुआ हो, समझे नहीं, कैलकुलेशन में डरना नहीं, आंसर डी ही होगा। हाँ, जो मालूम चला उसके बाद धरने में बैठ जाओ कि सर वाई दिस कोलावरी। क्लियर है, समझ गए। तो जो चीजों को समझता है वही आगे बढ़ता है। तो ये वाली कैलकुलेशन बच सकती है, यहीं से बच सकती है। यहां देखो 100 से 36 जाएगा तो 64, लेकिन 36 से ज्यादा जा रहा है तो 64 से कम आंसर। अब एक बच्चा कहता है कि सर हम ऐसे नहीं करेंगे, तो देखो ऐसे कर लो कि किसी वस्तु का एमआरपी 100 है, 8% डिस्काउंट दे दिया तो 92% बचा, फिर 17% डिस्काउंट दे दिया 83% बचा, और फिर 17% डिस्काउंट दे दिया तो 83% बचा। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका सही आंसर आ जाएगा। 14, 7, 12 वाई समानुपात है। वाई का मान अगर रीजनिंग से देखो तो 14 का आधा 7, 12 का आधा 6। कैलकुलेशन ही नहीं करना सर, ये कैसे? देखो मेरे दोस्त, जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा।
इसी को ही तो समानुपात बोलते हैं। बोलो हाँ कि सर बिल्कुल बात सही कह रहे हो। 14 का आधा 7 तो 12 का आधा 6 आंसर। एक बच्चा कह रहा मानेंगे नहीं चाहे जो कर लो, तो उस केस में ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मैथ लगाओ। 7 गुणे 12 बराबर 14 गुणे वाई, और मेरे दोस्त वाई बराबर 6। माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों सॉल्व होगा जिनके बेसिक तगड़े होते हैं, यानी फॉर्मूला याद करने की क्षमता होती है। अब माध्यिका क्वेश्चन बड़ा हलवा होता है। अब तो ये मुझे बिल्कुल ही हलवा लगने लगा है, लेकिन हलवा तब जब मेरे माइंड में, अब मैं तो दिन रात मैथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप तो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप मुझसे बेहतर हो। मीडियन यानी माध्यिका। अब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा? लोअर लिमिट n/2 माइनस CF। CF मतलब संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और इसके नीचे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और इनटू हाइट h। अब देखा जाए यहां रोगियों की संख्या ऐसे जा रही है, 11, 18, फिर 22, फिर 30, 40, 16, यानी 40 से 16 हो गया, तो इसका मतलब ये अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो संचयी बारंबारता जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, जैसे ये 11 है, इसको जोड़ेंगे तो 29 हुआ, यहां जोड़ेंगे तो शायद 51 हुआ, 81 हुआ, 40 भी जोड़ डालो 121 हुआ, 16 जोड़ लो और 33 इसमें जोड़ दो 170 हो गया। और मेरे दोस्त यही हमारा n हो गया। n का n/2 170/2 यानी 85 हो गया, 85 हो गया। बोलो हाँ, n/2 85 हो गया। क्लियर? अब क्या किया जाए? समझो, 85 85 राइट। देखा जाए अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है। लोअर लिमिट, अच्छा 85 है तो यहां पर 85 कहां आएगा? इस डेटा में आएगा, इस डेटा में। तो इससे पहले वाले को हम लोग CF बोलेंगे, इसके ऊपर वाले को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उसके ऊपर वाले को हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, और इसके अंतर को हम लोग हाइट बोलेंगे। बस चिपका दो। लोअर लिमिट कितना है मोदी जी? 56, ये 55 है। n/2 85, CF कितना है? 81, फ्रीक्वेंसी 40, हाइट 10। 0 से 0 गया, 4/4 56 आ गया। समझ गए ना? अरे 4/4 तो 1 होता है, और ये 55 और 55 और 1 56। बाकी समझदार। इतना ही सॉल्यूशन है जो आपके सामने है। बोलो बोलो, कलम चलाओ, सीखो। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में इतने इतने अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 32% प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? अब एक चीज समझो, इसने खुद ही बोला जो कल्पना है उसे 32% प्राप्त हुए, तो ये 32% की वैल्यू हो गई, यानी 32% इज इक्वल टू 656। और हमसे कह रहा 697 कितना परसेंट होगा? प्रकाश सर कानपुर वाले बता डाल। सही पूछो तो हमें भी नहीं मालूम कि क्या होगा कांड। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कैलकुलेशन को लेकर। देखो जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, देखिए मैं अपने विचारधारा, मैं इसको अगर 32 से भाग दे दूं, 32 नहीं 16 से दे पाऊंगा, 32 का तो टेबल नहीं आता मुझे। अगर मैं इससे भाग देने की बात कर दी मैंने, 16 से भाग देने की, तो 16 से जब मैं भाग दे रहा हूं तो 16 चौकू 64 और ये 41, यानी 2% का मान 41 है। अब बस यहीं से दिमाग लगाओ कि 41 से क्या ये आ सकता है? देखो यूनिट प्लेस पे 1 है, यानी उम्मीद 17 की है। करके देखो
17 एक कम 17, 17 चौको 68, एक इतना। अब सर 17 की क्यों, 7 की क्यों नहीं? अरे देवता, अगर 10 का गुणा करेंगे तो 410 होगा, उससे तो ज्यादा ही है, समझे नहीं? यानी 15 गुना है, 15 चौको 60, 600 से ज्यादा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो ऐसे ही कर लो। अब यहां कुदरत की माया है कि 17 से फिट, तो मेरे दोस्त यहां 17 का गुणा कर लो। ये अभ्यास का खेला है, जिसका तगड़ा है वो ऐसे करेगा, वरना बाकी तो जनरल करेगा। 34% इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद आया, पर ये सबको आता है, पढ़ा होगा ना, तो बोलना ही नहीं, ठीक है? बुरा लग जाएगा मुझे इस क्वेश्चन में तो मुझे बुरा लग जाएगा। कोई कहते ना सर हमने तो नहीं पढ़ा, तो फिर तैयारी नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। एक व्रत में दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, जिनकी माप इतनी है, जो केंद्र के एक ही तरफ है, एक दूसरे के समांतर हैं, उनके बीच की दूरी इतनी है, तो व्रत के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मार्केट में इनके शॉर्टकट बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस देख रहे हो, डसने के लिए बैठे हैं, यानी सॉल्व करने से ही होगा, ठीक है? वरना एक तो फॉर्मूला रटो, फिर कहां कितने याद करोगे? देखो बड़े प्यार से, ये एक सर्कल है जैसा आप देख रहे हो, इसका सुंदर सा सेंटर भी आपके सामने दिख गया होगा लाल कलर में। कह रहा है दो जीवाएं ए बी और सी डी, जिसकी माप इतनी है। देखो बड़ी कौन सी है, 14 वाली, तो ए बी हम इसको घोषित कर दे रहे हैं और सी डी इसको। हम जानते हैं कि सेंटर से ये लंबवत होती हैं, यानी परपेंडिकुलर, यानी ये भी 90 और ये भी 90 होगा, ये बात हम जानते हैं। कह रहा जो केंद्र से एक ही तरफ है और एक दूसरे के समांतर हैं, आपके सामने उनके बीच की दूरी 4 है, यानी मेरे दोस्त ये दूरी 4 है। अच्छा, हम जानते हैं कि इसी को त्रिज्या कहते हैं R, और चाहो तो इसको भी त्रिज्या R ही बोलते हैं। कह रहा व्यास ज्ञात करो, यानी हमको 2R का मान चाहिए। साफ सुथरी बात है। और कुछ दिया गया? और मोर मैया कुछ नहीं दिया गया। चलिए कैलकुलेशन है, करेंगे। यहां 14 दिया गया है, यानी ये 7 क्योंकि बराबर भागों में डिवाइड होता है, वो 6 दिया गया है, ये 3 हमने ये भुजा x यहां से यहां तक मान लिया। अब इसमें पाइथागोरस लगाया। सर किस में लगा रहे हो पाइथागोरस? देखो मैं आपको बड़े प्यार से दिखाऊंगा, मैं इसमें लगा रहा हूं पाइथागोरस, देख लो गौर से। दिख तो रहा ही होगा, हाईटेक कर दिया है। अरे बोलो मेरे भाई, हाँ सर दिख तो गया हमको। तो पाइथागोरस लगाया तो वो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे ही फिर हमने पाइथागोरस लगाया, ऐसे ही हमने फिर पाइथागोरस किस में लगाया, इस वाले में। देखो गौर से, इस वाले में पाइथागोरस लगाया। तो जब आप देख रहे होगे, दिख रहा होगा, देखो इस वाले में पाइथागोरस, तो ये भी त्रिज्या हुई R जिसे बोलते हैं। तो फिर से R स्क्वायर बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहां ट्रिपलेट्स काम नहीं करना क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं, तो दिमाग ही नहीं लगाना। दोनों केस में त्रिज्याएं बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर दिस वन, तो इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर 4 का 16, 8x ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 ऐसे, हैप्पी बर्थडे ऐसे, 16 9 25, इसमें 7 का स्क्वायर 49 में से 25 घटा दो, 49 में से 25 घटा दो तो 24 आया, और 8x है तो 8 से भाग दोगे तो x बराबर 3 आएगा। इतना आपको माइंड गेम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमको क्या चाहिए, डायमीटर। तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, तो यहां लगा दो फिर से। तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 49 और 9 58, रूट 58। ये अपन का क्या हो गया, R हो गया। जब R हो गया रूट 58, तो हमको तो क्या चाहिए, 2R चाहिए। तो यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? बोलो बोलो।
अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट 58 और 2 आगे लगा है तो 2 रूट 58। क्लियर है? प्यारा क्वेश्चन, चलो लगा देते हैं। ये बहुत दिनों के बाद आया है मेरे भाई, और ये सबको आना चाहिए, हम लोग पढ़ाते हैं, हर किताब में पढ़ाते हैं ये क्वेश्चन। 2000 पर 5.75% वार्षिक ब्याज की दर से इतने इतने तक अवधि के लिए साधारण ब्याज। सेम क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 17 अगस्त 2022 को आया था पहले ही सेट में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, हमारा एक नया चैनल है जहां सिर्फ 3-4 महीने हम ग्रुप डी पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, YouTube पे आपको वो चैनल ऐसे मिलेगा नहीं, तो क्या करना है, सर्च इंजन में जाना है जो YouTube का है। YouTube जब खोलते हो, खोलने के बाद ऊपर जान लिखते हो कि इसका चैनल उसका चैनल, वहां लिखना @ और वहां ये लिखना रेलवे मैथ्स, स्पेस नहीं देना। ठीक है, @ रेलवे मैथ्स करके, तो वहां पर हम नए नए शॉर्ट्स डाल रहे हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं 2 से, मतलब समझ गए ना, 2025 से भी रिलेटेड शॉर्ट्स। तो आपको समझ में आएगा कि सर बेहतरीन काम कर रहे हैं। ठीक है, इस चैनल में बहुत वीडियो हो गए, बच्चा भी परेशान क्या पढ़े नहीं, ग्रुप डी वाला वो देख सकता है। @ रेलवे मैथ्स यही लिखना तो आपको मिल जाएगा, स्पेस मत देना, खेला हो जाएगा, वरना टेलीग्राम में लिंक डाल देता हूं, वहीं से जा ले आना, सर्चिंग में नहीं है ना इसलिए। कह रहा 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक, तो ये मेरे भाई 73 डेज होगा। याद रहे 2024 आरआरबी जेई में 61 डेज का भी आया है, उसमें शॉर्ट्स नंबर 2 में वही बनाऊंगा। ठीक है, आज ही डाल दूंगा 61 डेज वाला भी, जिससे क्लियर हो जाएगा। तो 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023, तो ये 73 डेज। कैसे? यहां फरवरी ऑर्डिनरी ईयर है भाई, 28 की होती है, 15 कम कर दो तो 13 की हो गई, समझ गए। फिर मार्च 31 हो गया और वो 29 हो गया, इसको जोड़ दो मोहब्बत से, सभी लोग 73 डेज बोलेंगे। और बच्चा जानता है कि जब 73 डेज है तो इसका मतलब 1/5 साल, 1/5। सर क्यों? अगर डेज है तो 365 से भाग दोगे तो 1/5 ईयर आएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, याद रखना 61 डेज का आरआरबी जेई का शुरुआत के सेटों में बोला गया है। ठीक है, खेला हो जाए भाई, हम भी यही याद कराते थे कि जब भी 1-2 महीने का गैप देखो बच्चा, सीधे 1/5 कर दो, तो हम साफ बोलते हैं। लेकिन पेपर में खेला हो गया, उसने 61 डेज, तो ये चीजें तो दोनों समझ में आना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है तो चेक कर लिया करो, मैं ओपन बोलता हूं। प्रिंसिपल 2000 है, रेट है 5.75% और टाइम दया 1/5 ईयर। परसेंटेज क्या कहता है कि सर जी मुझे 2 जीरो की तो बलि दे दो, दे दी। 5 से ये 4 बार में गया और 4 का यहां गुणा करोगे, 5 चौका 20 और 3, 23 इज द राइट आंसर। ठोक बोला। निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका क्या होगी? अब इसमें माध्यिका कैसे? पहले तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और फिर नंबर ऑफ टर्म्स, ज्यादातर 11 ही दे रहा है टर्म्स, फिर भी काउंट करते हैं, 3 3 6 3 9 2 11 ही दिया। 11 टर्म्स हैं, अधिकतर सेटों में दिया है ये क्वेश्चन, यानी छठवां पद इसकी क्या होगी? माध्यिका होगी। अब माध्यिका क्या? पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, और छठवां पद आंसर। तो सबसे छुटका मुझे 15 दिख रहा है, उसके बाद 25 दिख गया, 25 के बाद 33 दिख गया, 33 के बाद 34 दिख गया, 34 के बाद 36 दिख गया। और बस इस क्वेश्चन में एक पॉइंट के कारण बढ़िया हो गया, यहां 36 2 बार दे दिया, ये भी 36 है,
वरना अभी 37 लिख देता। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा पर 36 आएगा, बच्चे 37 मार आएंगे। फिर इसके आगे के भी लिखे जाते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि छठे तक ही काम, तो काहे इतना आगे हम सोचे। 40 और जेड का तृतीय अनुपाती 10 है, तो कह रहा है जेड का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। 40 और जेड का तृतीय अनुपाती, देख रहे हो, तृतीय अनुपाती 10 है, तो जेड का धनात्मक मान। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल आप जानते हो कि जैसे A:B, B:C, तो इस C को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इसमें भी दया, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर होता है, यानी B² बराबर AC के, और C का मान जो होगा वो B²/A। याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब सर ये बात तो आपकी हम समझ गए, हाँ समझना भी चाहिए, ये भी नहीं कि हवा में उड़ाओ। तो उस केस में क्या है, B², यानी आप देख रहे होगे इस जेड का स्क्वायर करोगे अपॉन 40 ऐसे, जो कि 10 के बराबर, तो जेड का स्क्वायर बराबर 400 के, और मेरे दोस्त जेड बराबर किसके, 20 के आ जाएगा। 20 इज द राइट आंसर। 13 के प्रथम 17 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। अब 17 बोल दिया, 13 के प्रथम 17 गुर्जों का मान, औसत, कोई बात नहीं, 13 बाहर कॉमन ले लो, उसके बाद 1 2 करके कहां तक जाओगे, 17 तक जाओगे, क्योंकि पहला गुणज 13 1 कम 13, दूसरा 13 दूनी 26, 13 39, 13 चक्कू 52। समझ गए। एक बच्चा कह रहा है सर इतना क्यों सोचे, कह रहा है 13 का मल्टीपल है तो 117 होता है सर, 130 से 2 कम ये होता नहीं, 137 होता नहीं, तो आंसर सीधे हो गया। काहे चेक कर रहे हो, मेहनत करवा रहे हो। लेकिन दया, अगर 2 मल्टीपल होते 13 के, 3 होते तो ऐसे बन के 10 लेता, तो कराना पड़ता है। ठीक है, अभ्यास आप अपने हिसाब से भी सोचा करो इन सब चीजों को। ठीक है, कभी हम किसी क्वेश्चन में सोचते हैं, कभी कहते हैं सब मोह माया है। भाई हम ट्रेडिशनल तरीका क्यों कराते हैं, हम यूनिवर्सल कराने की कोशिश करते हैं कि बच्चा उसको समझे, कोई भी आए कर ले। ये शॉर्टकट में क्या है कि जैसे हमने कहा 13 का मल्टीपल बताया नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है, सीधे टिक मारा, बच्चा खुश। जहां 2-3 ऑप्शन सेम, वहीं खेला होगा। अब इस केस में क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो अब यहां याद रखना कि जब भी एक तरीके से इसमें एक का गैप है, यानी एक तरीके से आर इन एपी में सीरीज है, समांतर श्रेणी में 1-1 का गैप, तो पहला और लास्ट को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, ये इसका औसत होगा, लेकिन 13 का मल्टीपल होगा। 13 गुणे 9 117 हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। समझ गए। चले आगे बढ़ेंगे। स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है, धारा की इतनी है, यानी आप समझदार हैं। एक व्यक्ति इतने की जाता है, इतने आता है, सिंपल क्वेश्चन है। व्यक्ति गया 26.4 किलोमीटर जाता है और 26.4 किलोमीटर आता है। ऐसा बोला गया कि भैया प्रकाश सर कानपुर वाले गए भी और आए भी 26.4, तो जब जाता है स्थिर जल में इतना जाता है, नाव की चाल इतना। अच्छा एक चीज समझो, जब जाएगा तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी 17-16 हो जाएगा 33, लेकिन जब आएगा तो दोनों की स्पीड का अंतर 17-16 का अंतर 1 हुआ। यहां देखो क्या जाता है, जैसे मुझे दिख रहा है 8 बार में जाता है, तो 8, लेकिन दशमलव लगाए तो 0.8 हो गया, और वो 26.4 ऐसे ही जोड़ दीजिए, 0.4 ऐसे आया, और उसके बाद जब जोड़ रहे हो ना, मोहब्बत से जोड़िए, 8 4 12,
देख लो 8 4 12 होता है, गांजा फूका हूं मैं। 8 12 हासिल 1 26 1 27, तो 27.2 हो जाएगा। और जोड़ने की जरूरत नहीं थी, यूनिट प्लेस देख लिया, मुद्दा खत्म। ठीक है, क्लियर ना। पढ़ाई को मौज मस्ती में निपटाइए, समझे नहीं। मैं अब कुछ लोग कहते सर आप मैथ कैसे सॉल्व करते हो, मैं बताऊं, मैं मूवी देखते हुए मैथ सॉल्व करता हूं। और बताओ, अब मूवी देखते हुए देखो, मैं वो वाली मूवी नहीं देखता लड़ाई झगड़ा वाली, सस्पेंस थ्रिलर मूवी, उसमें तो आवाज सुन के काम, जैसे क्राइम पेट्रोल आवाज सुनकर, वैसे मूवी आवाज सुन के। और अब मेरी इतनी खराब आदत पड़ गई, जब तक मैं कोई सीरियल मोबाइल में नहीं चलाता, यानी सुनता नहीं हूं, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता। यूट्यूब में पढ़ाते समय वो बात की बात है, मैं सही बता रहा हूं, मेरी आदत ही खराब हो गई। अब मुझे कॉपी पेन दे तो मैं एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, जब तक आप कोई मूवी नहीं चलाओगे या कोई सीरियल नहीं चलाओगे जिसमें आवाज मेरे कान में जाए। एक आदमी धारा की दिशा में 91 किलोमीटर तैरने में 13 घंटे लेता है, धारा की दिशा में, समझे नहीं। धारा की दिशा जिसे समाज कहते हैं डाउन स्ट्रीम, 91/13 सीधे आप 7 किलोमीटर पर आवर्स बोल सकते हैं। उतने ही समय में धारा की विपरीत अगेंस्ट द स्ट्रीम, इट मींस अप स्ट्रीम, U1 माइनस U2, उतने ही समय में, यानी 13 ही घंटे में 39 किलोमीटर, 39/13 3। इसको तो मैं ऐसे समझ सकते हो, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। घर वाले मान गए तो धारा की दिशा में है, सब काम तेजी से होंगे, और नहीं माने तो हर काम देरी से होगा, बाकी समझदार है। ठीक है, ऐसे थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे दोस्त इसमें क्या है, निपटा दीजिए। स्थिर जल में नाव की चाल, तो वो तो U1 होती है, ऐसे काटा 2U1 बराबर 7 3 10, यानी U1 बराबर 5। एक बच्चा मुस्कुराया, कहता मैं तो फला सर से पढ़ता हूं, 1 सेकंड में कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो। देखो उस केस में आप ऐसे कर लो, 91/13, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया, जिसे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं। और फिर 39/13 अप स्ट्रीम। नाव की चाल तो कहते हैं दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, काम वही है, यहां लिख दिया वहां लिखना नहीं। तो 7 3 10, अब लिखना ही नहीं, 10 का आधा 5, आंसर, मुद्दा खत्म। हाँ, ये इस बार थोड़ा इसने ये चलन किया है कि बच्चा डर जाए, ये फर्जी क्वेश्चन बनाए। एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, क्षेत्रफल बताओ। बच्चा कह रहा टीचर तो पढ़ाता ही नहीं है ऐसे। अच्छा, फला टीचर ने कहा था ए बराबर, अरे कुछ करना ही नहीं है अलजेब्रा कह रहा है, इन दोनों का बस गुणा करवाना है। उसमें भी इससे 2 कॉमन ले लो, नीचे 2 से भाग दे दो, तो ये a+√5, मैं तो लिख दे रहा हूं समझ में आए। तो ये हमारा L हो गया और वो हमारा B हो गया, बस खत्म हो गया, मुद्दा खत्म। नीचे 2 × 2 4, ऊपर a+b a-b, a का स्क्वायर a और √5 का 5, यानी a² - 5। आंसर कहां है मेरे भाई, ए आंसर हो गया। कह रहा 3 cot a बराबर 2 के निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको, डेटा को छोटा कर, कॉसिक स्क्वायर a-1 कॉट स्क्वायर ए होता है, और नीचे tan स्क्वायर ए होता है, और tan स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो वो भी कॉट स्क्वायर ए हो गया। यानी चलो भाई, आपकी खुशी के लिए मैं लिख देता हूं 3 ऐसे, ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होगा, tan स्क्वायर ए, ऊपर आएगा तो फिर कॉट स्क्वायर ए, तो √3 तो अंदर रहेगा और एक कॉट स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा। और मेरे दोस्त, कॉट ए बराबर 2/3 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। कहीं देखो है क्या, 4√3/9 इज द राइट आंसर। 4√3/9 13 का सही आंसर हो जाएगा। समझ गए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि a प्लस बी 50, a माइनस 21 इतना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये मालूम है, या तो पेपर वाला गांजा फूके था, अरे ये कराने का चाहते क्या हो? वो चाह रहा है कि बच्चा 2G है, बच्चा 2G अब नहीं रहा, सीधे 10G है। इन दोनों का योग मतलब सॉल्व करे ए बी, अरे जरूरत ही नहीं, कह रहा है a प्लस बी और यहां खुद ही दिया है, तो 50 का स्क्वायर चाहिए, 2500, खत्म। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का ALP 2024 में भी आया था। देखो मैं बिल्कुल क्लियर बताता चल रहा हूं, ALP 2024 में आया था। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे की सोच अच्छी है कि वो सोचता है क्या ये ट्रिपलेट्स है? ये ट्रिपलेट्स नहीं है, साफ सुथरी बात है, ये ट्रिपलेट्स नहीं है। मोटा मोटा अब सर कैसे, आप ज्यादा नहीं, 100 का स्क्वायर जानते ही हो, 10,000 होगा। 109 है, 118 और 81, 171 आता नहीं मान लीजिए, तो 150 का तो आता है ना। 15 का 22500, इन दोनों का योग भी करोगे तो भी नहीं पहुंचेगा 171 तक, तो मुद्दा ही खत्म। यानी यहां पर आप क्या करो, एक डायग्राम बना लो और यहां पर हीरोज फॉर्मूला से कर लो। फिलहाल डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखना, ये तो मैं संतुष्टि है कि आपको समझाने के लिए, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तब भी हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, डायग्राम की जरूरत नहीं, मैं फॉर्मूला समझा दे रहा हूं, ठीक है। हीरोज फॉर्मूले का लोग प्रयोग करते हैं, कहते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। बोलो, बोलते हैं, ये बोलते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे भाई एस जो होता है वो तीनों के योग का आधा होता है। एरिया अगर निकालेंगे तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे एरिया निकालते हैं। ये लोगों का मानना है और सही मानना है। अब हम जब यही है तो हम रख भी देते हैं ऐसे। मान लो मैंने इसको 109 बोला, इसको 171 बोल दिया, इसको 100 बोल दिया, थोड़ा सा समझा करो, चाहे दूसरा डायग्राम बनाए। तो हमसे कहता है 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई, यानी इसके ये ऊंचाई चाहिए, ये लंबवत। तो देखो हमें एरिया बराबर करना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया और ये दूसरे तरीके से, दो तरीके से एरिया। एक तरीका तो इससे निकाल सकते हो, तो पहले एस निकालोगे, इन तीनों का योग करोगे, 100, 200, 300, 380 बटा 2 हो गया, यानी 190 हो गया। अगर हम एरिया निकालने जा रहे हैं हीरोज फॉर्मूले से, तो 190 में अगर 100 घटाएंगे, पहले मैं 100 ही घटा दे रहा हूं, तो समाज के लोग 90 कहेंगे। 171 घटाओगे तो समाज के लोग 19 कहेंगे। 109 घटा दोगे तो समाज के लोग 81। एरिया इसका ये होगा। लेकिन एक तरीका तो एरिया ये भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में चाहिए, तो बेस इसी को डिसाइड कर रहे हैं और हाइट ये कह रहे हैं, समझ गए ना। तो h ऐसे लिखोगे और 171 ऐसे, कैलकुलेट करो। इतना सॉल्यूशन है, वो तो ज्ञान की बात है। सर अब कैसे करेंगे? अरे मेरे देवता, सरल है। देखो 19 19 बाहर आ जाओ, 900 हो गया, 10 का गुणा तो 30 का स्क्वायर होता है 900। 81 9 बाहर आ गया ना सब, घबराते हो फालतू। हैप्पी बर्थडे, 30 दूना 60 आंसर। ऐसे अगर अटेम्प्ट कर रहे हो जाएगा। और क्या, कहां गया है खाता। एक लंबती बेलन का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 4851 के बराबर है। कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो होता है 2 पाई आर एच, जो कि 462 के है। बड़े प्यार से समझना, अगर मैं 2 से यहां भाग दे दूं
तो ये आपके सामने 2 3 1 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का भाग दे देंगे। तो पाई आर एच गया तो बचेगा आर, जब इसका भाग दोगे तो 4 8 5 1 में 2 3 1 से भाग दे रहे हो तो ये चला जाएगा 21 बार में, यानी इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर रहे हो तो त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। अब मुझे अगर इसका हाइट निकालना है तो क्या करेंगे, तो ये 2 पाई आर एच में रख दो, तो 2 ऐसे रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, त्रिज्या 21 है, हाइट h है जो कि 462 के है। दिख रहा है ना, मैं दिखूं चाहे ना दिखूं, 22 से ये गया 21 बार में, 21 से ये गया, यानी हाइट जो आ गया 7/2 हो गया, 7/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन 5 स्टार रेटिंग के साथ है, कई बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, पर मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। आगे कहता है यदि इस बेलनाकार का निर्माण एक आयत को उसकी लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमाकर किया जाता है तो इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, मैंने एक आयत ऐसे करके बना लिया, ठीक है, ऐसे करके, और जो रोटेशन कर रहे हैं वो ऐसे, जैसे नहीं पंखा घुमाते हैं, चौकोर वाला पंखा बचपन में, कुछ याद आ रहा है ना, बचपन में चौकोर वाला पंखा, एक छड़ी से, पंखा तो मेरे पास है नहीं वो वाला, ठीक है, चौकोर टाइप का होता था, ठीक है, यूपी में जब कोई त्योहार होता था तो वहां दान भी किया जाता था, ऐसे डंडी होती थी, रोटेट करने के लिए मान लो डंडी लगाई और ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं। तो जब ये रोटेट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे करके हमारा बेलन बन जाएगा। लेकिन रोटेट किसको करा रहे हो, इस चीज को करा रहे हो जो कि ये ऐसे है, जो कि ये ऐसे है। अब कहीं ना कहीं ये जो चीज है, जो इसकी लंबाई है, वही चीज यहां त्रिज्या हो जाएगी, जो इसकी चौड़ाई है वही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, क्योंकि 360 डिग्री से घुमा रहे, तो इस पोर्शन को घुमाकर ही हम बेलन बना रहे हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर हमको तो समझ ही में नहीं आया कि आपने कहा ये चीज ये हो जाएगी। कोई बात नहीं, मासूम हो तो उसके लिए मैंने अलग से डायग्राम बना रखा है। अब देखो ये 3D डायग्राम है और आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, नीचे एक रेक्टेंगल है जिसको हम रोटेट करेंगे। अब इस रेक्टेंगल को हम जब रोटेट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, देखो ये रेक्टेंगल आपको दिख गया होगा ये, और हमें इसके अकॉर्डिंग इसको रोटेट करना है। तो जब रोटेट करेंगे मान लो इस पॉइंट से, तो ऐसे करके नीचे आधार बनाएगा। बोलो ये आधार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? लेकिन आप ये देखो जो इसकी त्रिज्या है वही रेक्टेंगल की लेंथ है कि नहीं? बोलो बोलो, तो समझ भी गए होगे। अब ना मत कहना वरना दिल टूट जाता है। तो इसकी त्रिज्या ही लंबाई होगी, यानी ये 21 हो गया, यानी ये क्या हो गया 21 हो गया, और हाइट जो निकाला 7/2 वो चौड़ाई होगी, और बेलन का आयतन बच्चा जानता है 2L + B हो जाएगा। तो 2L 21 दूना 42 और 2B तो इसका 7, 49 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? अच्छा क्वेश्चन। हाँ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से डिविजिबल होगी? 44 यानी 4 और 11 से। 4 से डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, तो ये तो ऑड है तो जाएंगे नहीं, 50 जाता नहीं, 44 जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, पेशेंस, 1 स्टार लाइक क्वेश्चन है, कईयों का गलत होगा। 4/2 2 होगा,
26 में 2 से भाग 13 होगा, ऐसे रखो। ये 10/5 यानी ये 2 होगा, पहले डिवाइड होगा, 8/2 यानी 4 होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा, अभी डिवीजन ऐसे ही रखो। ये 16/3 ऐसे आ गया। अब ये रिवर्स कर दोगे, यानी 13 ऐसे, 8 ऐसे, अब रिवर्स तो 3 ऊपर 16 नीचे, इससे ये 2 बार में गया, और 13 गुणे 3 39/2 19.5 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 है और वार्षिक रूप से 41 सीआई है, तो मूलधन ज्ञात करो। दिसंबर में जब पेपर हुए थे रेलवे के 2024 में, उसमें भी आया था। बड़ा सिंपल है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर 40 है तो हर वर्ष समान यानी 20-20 होगा, और सीआई 41 है, एसआई घटा दो तो 1 रुपया एक्स्ट्रा, यानी सीआई माइनस एसआई वो यहां लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल कोई है उसका R% ये होगा और इसका R% ये होगा, लेकिन हमें तो प्रिंसिपल चाहिए तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो इतना तो कॉमन सेंस है कि 20 का कितना भाग 1 है, तो आप कहोगे सर 1/20 पार्ट है, 20 का 1/20 करेंगे 1 आएगा। वैसे ही प्रिंसिपल का भी 1/20 कर लो तो 20 गुणे 20 400, यानी प्रिंसिपल बराबर 400। कोई दिक्कत हो तो सजा के लिख लो कि 20 गुणा 1/20 बराबर 20, तो प्रिंसिपल 400। मान लीजिए कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये द्विघात समीकरण इतने के मूल क्या है? पूर्णांक हैं, यानी इंटीजर है। तो ए का न्यूनतम मान कितना होगा ये बोला गया। अब इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि आपका b² - 4ac या तो 0 के बराबर हो या ग्रेटर 0 हो। साथ ही साथ एक कंडीशन और लग जाएगी इसमें, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सर परफेक्ट स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है √b² - 4ac, या तो वो 0 हो। तो इधर वाली वैल्यू में, अरे श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला नहीं लगाते हो देवताओं, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये जो अंदर वाली चीज है वो b² - 4ac या तो 0 हो जाए या ग्रेटर 0 हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि ग्रेटर 0 है तो यहां से जो वैल्यू है वो बाहर निकल के आ जाए, तब जब हम यहां 2 से भाग देंगे तो आंसर हमारा इंटीजर में आना चाहिए। अब यहां इसलिए बोला गया है एक विषम संख्या, विषम इसलिए बोला गया, यहां जो हमारा मान आएगा, जैसे a - b है वो b होगा। विषम में मान लो 25 है तो 1 कम करोगे तो 24, तो 24 आया 2 से भाग तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सेटिंग भी वैसे क्वेश्चन की गई है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर टाइम इतना कौन सोचता है, बस आंसर निकालता है। तो यहां पर हम अभी आ जाते हैं सीधे b² - 4ac, या तो वो 0 हो जाए या ग्रेटर 0, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हमारा आया a - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a जो कि कुछ नहीं, c जो कि 4a + 7। चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, और a² + 1 - 2a माइनस का 4 चौकू 16a 7 चौक 28 ऐसे, यानी a² माइनस का 18a माइनस का 27 हो गया। अब a हमारा न्यूनतम मिनिमम वैल्यू ऑफ a, तो हम सबसे छोटा कौन होगा? 19, तो 19 से चेक करो। ये नहीं कि 25 से चेक करो कि 25 चेक किया, 23 चेक किया, फिर 21, फिर 19, और मालूम चला आंसर 19, तो हमारे साथ खेला हो गया।
तो 19 से ही चेक करो। 19 से जब चेक करने गए तो 361 आया। 18 गुणे 19 आप कर लीजिए। हाँ, 18 गुणे 19, 18 का 324 होता है, और 18 और जोड़ दोगे 8, समझ गए, 8 4 12, 3 1 4, 342 हो जाएगा, -27। अब आप यहां एक चीज देख रहे होगे कि ये जो डेटा आ रहा है ये बड़ा है 361 से, देख लो। अरे इसमें 20 है, जोड़ दोगे 362 होता है, ये तो वो तो बड़ा ही है। कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए, यानी लेस देन 0, इमेजनरी जाता है, यानी 19 हमारा आंसर नहीं होगा। तो 19 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो 19 के बाद हम 21 की ओर जाएंगे। 21 का रखा तो 441 हो गया। 21 गुणे 18 करना है, 18 1 कम 18 हासिल 1, 18 2 36 और 1 37, ऐसे -27। इतना तो दिख रहा है कि ये पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्योंकि परफेक्ट भी होना चाहिए, तो चेक कर लो। 8 7 15, 11 में से 15 नहीं, 21 में से 15 गया 6, तो अब ये 44 नहीं 42 है, माइंड में ध्यान रखना। और 37 और 2 कितना, 39, 36 आएगा। 36 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी आंसर हमारा इंटीजर में आ जाएगा। 21 इज द राइट आंसर। तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में करोगे बैठ के तब एहसास होता है। समझ गए? सभी बोलना मुस्कुरा के, हां सर, हां सर, हां सर। एक आदमी को हर महीने इतना वेतन मिलता है और वह हर महीने अपने वेतन का 20% बचाता है। अगर 20% बचाता है तो 80% खर्च करता है। तो 7915 का 80% चाहिए, वही हमसे पूछ भी रहा है। कैलकुलेशन देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। अगर मैं इस डेटा में इसको आधा कर दूं 40%, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको हाफ किया तो इसको डबल कर लो। अरे हम 8 का पारा भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, पर हम दिमाग दे रहे हैं। तो डबल तो 15 का 30 हुआ, 9 का 18 हासिल 1 गया, 14 1 15। अब परसेंटेज क्या होगा? 2 जीरो खा जाएगा। यूनिट प्लेस पे आप देख लो 2 आएगा, ये आंसर, क्योंकि लास्ट में ये जीरो वाले तो होने ही नहीं है, खत्म, एक ही है। और वरना क्या करना होगा? 8 का गुणा करना होगा, फिर आप काटोगे। तो आप देखो 2 से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। कोई कैलकुलेशन किया, यूनिट प्लेस देख लिया, उसके बाद ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंसी में हम बना लेते हैं। ये हमने 2 ठो बना लिए। एक का नाम एबीसी जैसा वो बोल रहा है वैसे लिख दिया, और दूसरे का नाम हमने पीक्यूआर रख दिया। कहता है एबीसी 77 है ये एंगल, बीसीए एक्स माइनस वाई एंगल है, एसी 48 है, यानी एंगल एंगल साइड, ठीक है। फिर गया एसी 48 है, हो गया। फिर पीक्यूआर, पीक्यूआर ये एंगल 3x माइनस 4 है। फिर पी आर एक्स प्लस 3y है, और हमसे कह रहा है क्यू आर पी, यानी ये एंगल हमें चाहिए। देखो इसने ऑलरेडी ये कहा है कि कॉन्ग्रेंट है, हमें ये नहीं करना होगा कि भैया ये इसके बराबर, बस कॉन्ग्रेंट है तो उसका मतलब ये समझो कि एरियाज एक तरीके से बराबर होते हैं, ये तो क्लियर है। साइड में अब एंगल का भी खेला कि जो यहां एंगल वो वहां, जो यहां साइड वो वहां, क्योंकि उसी हिसाब से पहले से कह रहा है कि ये है, तभी तो सॉल्व करवा रहा है, तो मेहनत नहीं करना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये 48 इसके बराबर और ये इसके बराबर निकाल लीजिए, और ये इसके बराबर, खत्म। तो 77, हाँ ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा, 81/3 यानी x बराबर 27 आ गया।
यहां अब ये बराबर 48 के है तो x बराबर 27 के है तो y बराबर 7 के आ जाएगा। और जो थीटा का मान है वो x माइनस वाई है। 27 में से 7 गया 20 आंसर। खत्म बात, सोचना ही नहीं, सोचोगे तो गलत होगा। 15 कुर्सियां 3 में जो कीमत इतनी है, जैसा बोल रहा है वैसा लिख दिया हमने। 15 कुर्सियां 3 मेजों की कीमत 7800 है। फिर कहता है 14 कुर्सियां 6 मेजों की कीमत 9200 है। ठीक है, तो हमसे 17x 18y पूछ रहा है। 17x 18y हमसे पूछ रहा है। देखो 17 18 में कुछ एचसीएफ में कॉमन तो आ नहीं रहा है, यानी कैलकुलेट करना है। ये शुरुआत ही कर दी थी इन्होंने सीजीएल के एग्जाम से, क्योंकि उस टाइम सीजीएल टीसीएस ने लिया था। अब तो समझ रहे हो कोई और कंपनी ले रही है, नाम नहीं लूंगा, मालूम चला मान हानि का थूक दिया मेरे ऊपर, तो कौन जिम्मेदार। 17x प्लस 18y 18y। अब 17 कह रहा है 14 कुर्सियां 6 मेज, तो उसका आधा कर लो। 14 का आधा 7x हो गया और 6 मेज का आधा 3y हो गया, तो इसका भी आधा कर दो, 4600 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, देखो ऐसे करके हटाना। 15x से 17x ये 8x होगा, और ये जब घटाओगे तो 2 जीरो ऐसे ही, 8 में से 6 गया 2 ऐसे, 7 में से 4 गया 3, 8 चौक 32 यानी x बराबर 400 आ गया। तो y का मान निकाल लो, किसी में रख दो, मान लो इसी में रख दिया, तो 7 चौक 2800, इसमें कम करोगे 3y में तो ये 1800, तो y बराबर आ गया 600। 100 का मल्टीपल यानी आंसर ये होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 17 चौको 6800 ये हो गया, 18 में 600 का गुणा किया, 17600 इज द राइट आंसर। सिंपल, सरल शब्द, क्लियर ना। 3 संख्याओं का अनुपात 10 15 13 है, आपके सामने है। हमसे कहता है पहली संख्या का 10% 66 है, तो 10% इज इक्वल टू 66 के, और हर चीज 100% होती थी, 1 जीरो इथे 1 जीरो उथे, तो 10 बराबर दिस वन, 1 बराबर इसका मल्टीप्लाई, ऐसे ही सभी में, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई। फिर हमसे कहता है तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर। अंतर देखो 2 का है, लेकिन सभी में 66 से मल्टीप्लाई है, और हमसे कह रहा है 50% बताओ। 50% मतलब 1/2। हैप्पी बर्थडे, 66 इज द राइट आंसर। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। फिर ए अकेले उस काम को 24 दिन में कर लेता है, करवा दो। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 72 आया, 18 से भाग दोगे 4, 24 से भाग दोगे 3। यहां पर एक बात को समझो, ए की एफिशिएंसी 3 है जो कि आपके सामने है, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बी अकेले उसी काम का 1/4 भाग। बी कहता है सर जी मैं तो एक दिन में 1 लड्डू बनाता हूं, और आप मुझसे 1/4 करवा रहे हो, यानी किसका? 72 का 1/4 लड्डू बनवा रहे हो, और मैं तो 1 ही लड्डू बनाऊंगा। 18 चौको 72, तो बी 1/4 काम कराना है, 18 आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 है,
अंकित मूल इतना है, यदि विक्रेता अंकित मूल पे 50% छूट देकर बेचता तो लाभ परसेंटेज क्या है? मेरे दोस्त यहां सारा खिलवाड़ सीपी और एमपी पर ही हो रहा है। सीपी जब हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट को लेकर करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट को लेकर करते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 50% का है तो 100 में 50 गया तो 50 आया। 100 प्लस पी ऐसे ही, सीपी 300 दिया गया और हमको एमपी भी दिया गया, हो गया खत्म। सर कैसे? देखो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो बराबर, इससे ये काट दो 6 बार में गया और 6 से ये काट दो भाई, ये अब 1 का हो गया ना, ये 1 हो गया, अब ये भी 1 हो जाएगा। 6 से काट दो इधर, तो 6 से काटोगे तो 172 हो जाएगा। यानी इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो बराबर, तो 172 बराबर दिस वन, यानी P बराबर 72 के। बाकी करके देख लेना, और अगर कोई दिक्कत हो तो क्या लिखना, 50/300 बराबर 100 प्लस P अपॉन 1032, तो भी P का मान आपके सामने आ जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, तो पहले सेलिंग प्राइस एसपी होगा, अब 2SP है। कह रहा लाभ 8 गुना हो गया। अब बताओ, पहले एसपी से 2SP हो गया तो प्रॉफिट एक तरीके से सेलिंग प्राइस 1 SP बढ़ गया ना, और पहले प्रॉफिट P होता था, अब 8P हो रहा है तो 7P प्रॉफिट हो गया ना। सर समझी में नहीं आया, बस इसीलिए तो लिखता हूं, पहले SP था, आज 2SP है, तो एक तरीके से SP का इंक्रीमेंट हुआ। पहले प्रॉफिट था, आज 8 प्रॉफिट है, एक तरीके से 7 प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ी। और ये दोनों वैल्यू क्या है भाई, इतना वैल्यू ही बराबर SP के है। समझ गए? लिखो चाहे ना लिखो, तो यहां से हम कह सकते हैं कि SP अपॉन प्रॉफिट बराबर 7:1। और मेरे दोस्त बच्चा जानता है कि CP क्या होगा। 7 सेलिंग प्राइस 1 प्रॉफिट, तो CP 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 की चीज जब 7 में बेचते हैं तभी एक लाभ होता है। हमसे लाभ परसेंटेज, तो 1 कमा रहे हैं आउट ऑफ 6 गुणे 100, 16 सही 2/3%, 16.67% आ जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 137 और 198 को विभाजित करने पर 7 और 3 शेषफल बचाती है? तो 137 में 7 कम कर दो तो 130 आया, और 198 में 3 कम कर दो तो 195 आया। और इसका हमें क्या लेना होगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। साफ साफ दिख रहा है कि इनका अंतर ले लो, 65 दूना 65 तीना 65, ऑप्शन में खत्म होता। एक पानी की टंकी को समान क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भरा जाता है, और समान क्षमता के 23 पाइपों द्वारा सब्जी मसाला MDH वाला, यानी 39 गुणे 19 ऐसे करेंगे और 23 गुणे X ऐसे करेंगे। कर लीजिए कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट कर लो, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा इंटू कर लेते हैं, थोड़ा सा। 19 नविया 171, 17 हासिल, 19 तिहाई 57, 7 7 4 5 1 6, 600, 6 1 7, हासिल जाएगा ना, 741 आ गया। 23 से भाग दोगे तो 3 बार में तो जाएगा ही जाएगा, यानी ये दोनों तो होंगे नहीं। 69, उसके बाद 51, 23 दूना 46, यानी ये वाला आएगा, ठीक है।
अब कह दो सर अंधी मार देते, कहां से मार देंगे? लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं, जिसमें 20% पुरुष, 30% महिलाएं, बाकी बच्चे। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 20-30 हटा दो भाई, 20% मेल है और वुमेन जो है वो 30% है, और बच्चे तो वो अपने आप में 50% होंगे। बोलो हाँ सर सही है। अगर हम इसी डेटा का रेशियो देखते हैं तो 2:3:5 हो जाएगा। 2:3:5 का अनुपात। उनका औसत वजन क्या होगा? तो देखा जाए पुरुषों का 50, महिलाओं का 40 और बच्चों का 30। तो मिनिमम 30 तो होगा ही होगा। मिनिमम 30 तो होगा ही होगा। अब 30 से ये कितना ज्यादा? तो 30 से ये 10 ज्यादा। 10 गुणे 3 यानी 30 ज्यादा। 30 से कितना ज्यादा? 20 ज्यादा। 20 गुणे 2 40 ज्यादा। इन दोनों का योग कर लीजिए और इन दोनों के योग का आधा नहीं, कद्दू कटेगा इनमें बटेगा, 5 3 8 2 10, 10 लोगों में बटेगा। 30 ऐसे 70/10 यानी 7, 37 आंसर। फिलहाल तो ये ओरल ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। 50 गुणे 2 100, 120, 150, सबको जोड़ा 370, 10 से भाग दिया 37 आंसर। ये काहे को दिमाग लगा रहे? समझ गए? तो अभ्यास तगड़ा करो। तो ये छोटी छोटी वैल्यू में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैं तो इतना सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ना चाहिए। उम्मीद है सेशन सभी को समझ में आया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी।